नमस्कार। हम पढ़ रहे थे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग यानी पुस्तकालय सूचीकरण। उसी में आज आगे बढ़ते हुए अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड। और कल तक हमने पुस्तकालय सूचीकरण की परिभाषा यानी बेसिक डेफिनेशन और अर्थ वगैरह देखा था कि कैटलॉगिंग किससे मिलकर बना है, कैटा प्लस लोगो से मिलकर बना है। कैटा का अर्थ क्या होता है के अनुसार और लोगोस का अर्थ क्या होता है तरंग संगत या क्रम के अनुसार। तो इस तरह से अपन ने अर्थ देखा था और इस बेसिक परिभाषा देखी थी, कैटलॉगिंग की आवश्यकताएं देखी थी, हमें क्यों आवश्यकता पड़ती पुस्तकालय के अंदर वो देखा था। आज हम आगे बढ़ते हुए स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड यानी सूची पत्र की संरचना। तो आप हेडिंग लगा दीजिए यानी सूची पत्र की संरचना देखते हैं। संरचना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है सूची पत्र की हमारे लिए क्योंकि जब हम ट्रिपल सी के अनुसार एंट्रीज करेंगे और ASCR2 के अनुसार एंट्रीज करेंगे, लाइब्रेरीज के अंदर एंट्री बनाना सीखेंगे, तब उसके लिए हमें सबसे पहले कैटलॉगिंग कार्ड की आवश्यकता होगी। तो कैटलॉगिंग कार्ड किस तरह से होता है, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी बनावट हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, मैं कैटलॉगिंग कार्ड बना के आपको बताता हूँ। ये कैटलॉगिंग कार्ड का क्या हो गया, बाहरी स्ट्रक्चर हो गया है नी, ये इसकी बाहरी बनावट हो गई। ये कैटलॉगिंग कार्ड क्या हो गई, बाहरी। कैटलॉगिंग कार्ड की क्या हो गई, बाहरी स्ट्रक्चर हो गई। क्या हो गई, बाहरी स्ट्रक्चर हो गई यानी आउटर पोर्शन हो गया ये कैटलॉगिंग कार्ड का। इस कैटलॉगिंग कार्ड की साइज कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 5 इंच और इसकी चौड़ाई होती है 3 इंच। इसकी चौड़ाई होती है 3 इंच। इस कैटलॉगिंग कार्ड के अंदर अपन फर्स्ट लाइन खींचते हैं यानी फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन बोलते हैं उसको। फर्स्ट वर्टिकल लाइन जो लेफ्ट साइड से कितने अक्षर की दूरी पर होती है, 8 अक्षर की दूरी पर या 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। तो कितने अक्षर की दूरी पर होती है, तो 8 अक्षर की दूरी बोल दो आप या 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन। क्या कहते हैं, फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन या प्रथम उद्धरण रेखा या फर्स्ट वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन लेफ्ट साइड से कितने अक्षर की दूरी पर होती है, 8 अक्षर की दूरी पर होती है और ये से यानी लाल साइज से खींची जाती है। किससे, लाल साइज से खींची जाती है। आपने जो प्रैक्टिकल किया होगा, जब प्रैक्टिकल किया स्ट्रक्चर ये कार्ड देखा होगा आपने लाइब्रेरी के अंदर कभी, तो इसके अंदर ये पहली रेखा किस तरह होती है, लाल साइज से खींची जाती है। और इसके बाद होती है सेकेंड वर्टिकल लाइन। सेकेंड वर्टिकल लाइन इस कार्ड के अंदर फर्स्ट वर्टिकल लाइन से 4 अक्षर की दूरी पर होती है। कितने अक्षर की दूरी पर होती है, 4 अक्षर की दूरी पर होती है। यानी इस लाइन की लगभग आधी लाइन होती है, यानी ये 1.25 सेंटीमीटर दूरी भी कह सकते हैं आप। 1.25 सेंटीमीटर दूरी पर होती है और ये 4 अक्षर की दूरी पर कह सकते हैं आप, या 1.25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। किससे, फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन से। ये क्या होती है, सेकेंड, इसको कहते हैं सेकेंड वर्टिकल लाइन कह दो या इंडेंटेशन लाइन भी कहते हैं इसको। इसके बाद इसी के सापेक्ष है ना, सेकेंड वर्टिकल के सापेक्ष ये थर्ड इमेजिनरी लाइन होती है, थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है। थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है, वो क्यों खींची जाती है, क्योंकि उस लाइन के द्वारा टाइटल को, टाइटल सेक्शन होता है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए वो कार्ड में आपको दिखाई नहीं देती, कोई उसको मानकर चलते हैं। इमेजिनरी लाइन होती है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और वो लेफ्ट साइड से कितने अक्षर की दूरी पर होती है, यहां से तो कितने अक्षर की दूरी पर होती है, 14 अक्षर की दूरी पर। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, थर्ड वर्टिकल इमेजिनरी लाइन कितने अक्षर की दूरी पर होती है, तो कितने अक्षर की दूरी पर होती है, तो 14 अक्षर की दूरी पर आपको बतानी है। ये क्या हो गई, थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन या थर्ड इमेजिनरी इंडेंटेशन लाइन भी कह सकते हैं इसको, थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो ये कितने अक्षर की दूरी पर होती है, यहां से 14 अक्षर की दूरी पर, और सेकेंड इंडेंटेशन लाइन से कितने, 2 अक्षर की दूरी पर होती है। 2 अक्षर की दूरी पर होती है। कितने अक्षर की दूरी पर होती है, 2 अक्षर की दूरी पर होती है। तो ये 2 अक्षर की दूरी पर यहां से हो गई, कहां से, सेकेंड वर्टिकल लाइन से। ये भी लाल सही से खींची जाती है, ये भी लाल सही से खींची जाती है, सेकेंड वर्टिकल और फर्स्ट वर्टिकल। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है
जो टॉप से यानी कैटलॉगिंग कार्ड के टॉप से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो कैटलॉगिंग कार्ड के टॉप से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर खींची जाती है? 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची जाती है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर खींची जाती है? 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची जाती है, जिसको अपन लीडिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस लाइन को अपन क्या कहते हैं? लीडिंग लाइन कहते हैं। लीडिंग लाइन, इसको अपन लीडिंग लाइन कहते हैं। लीडिंग लाइन यानी इसको अग्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र रेखा। तो अग्र रेखा कितने अक्षर की दूरी पर या कितने सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है? 2.5 सेंटीमीटर। कहां से? टॉप से। तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये भी लाल स्याही से खींची जाती है। ये भी लाल स्याही से खींची जाती है। तो ये कार्ड का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ही लीडिंग लाइन के अंदर ही एक 3 इमेजनरी लाइन होती है, यानी 3 इमेजनरी लाइन होती है, 3 इमेजनरी लाइन होती है जो लीडिंग लाइन के ऊपर होती है। फर्स्ट, सेकेंड, मान के चलते हैं ये वास्तव में कार्ड में आपको दिखाई नहीं देगी, ये हम इमेजनरी लाइन मान के चलते हैं। और यहाँ पे देखिए सेकेंड इमेजनरी लाइन से एडर एंट्रीज स्टार्ट करते हैं और थर्ड इमेजनरी लाइन पर एडर एंट्री जाकर समाप्त होती है। तो ये तीनों क्या हो गई? इन तीनों का आप क्या मान लें? ये तीनों ही 3 इमेजनरी लाइन होती है। क्या होती है? इमेजनरी लाइन यानी 3 इमेजनरी लाइन खींची जाती है। तो इस तरह से कार्ड की स्ट्रक्चर होती है। और इस कार्ड के नीचे की तरफ, इस कार्ड के कैटलॉगिंग कार्ड के स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर एक होल होता है। एक होल होता है। ये होल कैटलॉगिंग कार्ड को कैबिनेट में स्टेबल करने के लिए इसके अंदर एक स्टील की रॉड डाली जाती है। कैटलॉगिंग कार्ड के अंदर होल होता है, इसके अंदर स्टील की रॉड डाली जाती है और इसको कैबिनेट में स्टेबल किया जाता है। स्टेबल करने के लिए ये होल बनाया जाता है कैटलॉगिंग कार्ड में। तो ये कैटलॉगिंग कार्ड की स्ट्रक्चर होगी। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, फर्स्ट वर्टिकल लाइन होती है वो कितने अक्षर की दूरी पर होती है? लेफ्ट साइड से 8 अक्षर की दूरी पर। और इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को लेफ्ट साइड से फर्स्ट वर्टिकल लाइन को इसको बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट मार्जिन यानी बायां हाशिया। क्या बोलते हैं इसको? बायां हाशिया बोलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस कार्ड की साइज पूछ ले आपको, तो साइज कितनी होती है? इस कार्ड की साइज होती है, अगर आपको सेंटीमीटर में पूछे तो 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। और इस कार्ड की मोटाई पूछ ले तो 0.025 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। 0.025 सेंटीमीटर इसकी कार्ड की मोटाई होती है। ये तो कार्ड की लंबाई हो गई 12.5 और 7.5 इस कार्ड की चौड़ाई हो गई और इस कार्ड की मोटाई 0.025 सेंटीमीटर हो गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको साइज को लेकर। और आपको इंच के अंदर पूछ ले साइज, यही साइज तो 5 इंटू 3 इंच होती है। इस कार्ड की साइज क्या होती है? 5 इंटू 3, 5 लंबाई होगी, 3 चौड़ाई होगी। तो इस तरह से कार्ड की ये साइज होगी। साइज को लेकर इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कार्ड की फर्स्ट वर्टिकल लाइन का कितने अक्षर की दूरी पर? 8 अक्षर की दूरी पर। सेकंड वर्टिकल लाइन फर्स्ट वर्टिकल से 4 अक्षर की दूरी पर। और यहाँ से पूछ ले लेफ्ट साइड से तो 12 अक्षर की दूरी पर होगी। और थर्ड इमेजनरी लाइन का, थर्ड इमेजनरी वर्टिकल लाइन 14 अक्षर की दूरी पर होती है, 14। और ये लीडिंग लाइन होती है जो ऊपर से टॉप से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, या आडी रेखा भी कहते हैं। और ये लाल स्याही से खींची जाती है। और इस तरह से ये होल होता है जो कार्ड को स्टेबल करने के लिए इसमें स्टील की रॉड डाली जाती है और कैबिनेट कार्ड में स्टेबल किया जाता है कार्ड को। तो ये कार्ड की क्या होगी? स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड। अब आप हेडिंग लगा दीजिए CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगा दीजिए CCC के बारे में। इस साइज को लेकर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और कंफ्यूजन भी कर सकता है, या साइज उल्टी दे सकता है ना, 3 इंटू 5 भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको गलत ऑप्शन देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना। काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से ऑप्शन देकर, यानी क्या दे देगा वो साइज ऑप्शन के अंदर 3 इंटू 5 लिख देगा। पहला ऑप्शन भी यही देगा, तो आपको ध्यान रखना इसकी साइज 5 इंटू 3 होती है। या फिर वो दे देगा 7.5 इंटू सेंटीमीटर में देगा तो 12.5। पहला ऑप्शन भी यही देगा, गलत वाला, क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई पूछे तो 0.025 सेंटीमीटर। और फर्स्ट वर्टिकल लाइन कितने अक्षर की दूरी पर होती है? 8 अक्षर की। थर्ड इमेजनरी वर्टिकल लाइन कितने अक्षर की? 14 अक्षर की। लेफ्ट साइड से 14 अक्षर की दूरी पर होती है। और सेकंड वर्टिकल लाइन से 2 अक्षर की दूरी। इस तरह से आपको इस कार्ड में से, स्ट्रक्चर में से लेकर 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
अब देखिए आप हेडिंग लगा दीजिए ट्रिपल सी, यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किसने दिया था? रंगनाथन दिया था। किसने दिया था? रंगनाथन ने। इसको प्रकाशित किसने किया था? रंगनाथन। रंगनाथन। इसका पहला संस्करण कब आया था? 1934 में इसका क्या आया था? प्रथम संस्करण आया था। प्रथम संस्करण 1934 में आया था। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड विश्व की पहली सूची संहिता थी जिसमें विषय को अभिगम को पूर्ति करने के लिए क्लासिफाइड एंट्रीज के साथ साथ यानी क्लासिफाइड कैटलॉग के साथ साथ अल्फाबेटिकल सूची के भी प्रावधान किए गए थे। यानी आप नोट कर लीजिए, ये विश्व की पहली सूची संहिता थी। पहली सूची संहिता जिसमें विषय अभिगम को यानी विभिन्न सब्जेक्ट के अप्रोच को पूरा करने के लिए विषय अभिगम को पूरा करने के लिए क्लासिफाइड पार्ट के साथ अल्फाबेटिकल पार्ट के यानी लेखक, सहकारक, ग्रंथमाला आदि से भी एंट्रीज यानी प्रविष्टियां बनाने की सुविधा दी गई थी। यानी आपको क्लासिफाइड पार्ट से तो एंट्री बनती क्लासिफिकेशन कैटलॉग सूची से एंट्री बनती, लेकिन अल्फाबेटिकल पार्ट से भी अल्फाबेटिकल पार्ट जैसे लेखक हो गया, सहकार हो गया, ग्रंथमाला हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इस नाम से भी एंट्री बनाने की प्रावधान इसमें सुविधा प्रदान की गई। किसमें? क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अंदर। ये विश्व की पहली सूची संहिता थी जिसमें विषय अभिगम को पूरा करने के लिए क्लासिफाइड पार्ट के साथ अल्फाबेटिकल पार्ट के यानी लेखक, सहकार, ग्रंथमाला आदि से भी एंट्री बनाने की सुविधा दी गई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक एंट्रीज यानी एक एक अपने प्रथम संस्करण के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक की विशेषताएं पढ़ते हैं। अभी तक इसके कितने संस्करण आ गए थे? 5 संस्करण आ गए थे ट्रिपल सी के, और 5वां संस्करण लास्ट 1964 के अंदर आया था। उसके बाद कोई भी संस्करण इसके अंदर नहीं आया था। तो देखिए पहला संस्करण आप हेडिंग लगा दीजिए, 1934 में आया था। तो ट्रिपल सी का प्रथम संस्करण कब आया था? 1934 के अंदर आया था। तो ये संस्करण सूचीकरण के सिद्धांत पर आधारित ना होकर यानी सूचीकरण के सिद्धांतों पर आधारित ना होकर व्यवहार यानी प्रैक्टिकल पर आधारित था। यानी सूचीकरण के व्यवहार पर आधारित था। व्यवहार पर आधारित था। तो ये पहले संस्करण की विशेषता होगी, ध्यान रखना। आप पूछ सकते हैं पहला संस्करण सूचीकरण के सिद्धांत पर आधारित ना होकर व्यवहार पर आधारित था। इस तरह से आपको कोटेशन देकर भी आपको पूछ सकते हैं कि कारण, कथन और कारण देकर भी पहला संस्करण के बारे में विशेषता दे देगा, और रीजन और स्टेटमेंट और रीजन देकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो दूसरा संस्करण देखिए, दूसरा संस्करण कब आया था? द्वितीय संस्करण सूचीकरण का। तो आप हेडिंग लगा दीजिए द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण 1945 के अंदर आया। कब आया था? 1945 के अंदर आया। ये संस्करण सूचीकरण के सिद्धांतों पर आधारित था, 9 नॉर्मेटिव प्रिंसिपल पर आधारित था, 9 सूचीकरण के नॉर्मेटिव प्रिंसिपल पर आधारित था यानी आदर्शक सिद्धांत पर आधारित था, तथा 4 मूलभूत सिद्धांतों पर ये संस्करण आधारित था। प्रकाशित हुआ था ये ट्रिपल सी के नाम से, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग नाम से प्रकाशित हुआ था। ट्रिपल सी के नाम से प्रकाशित हुआ था, और इसके अंदर सूचीकरण के 9 सिद्धांत भी दिए गए थे, यानी 9 नॉर्मेटिव प्रिंसिपल यानी आदर्शक सिद्धांत तथा 4 मूलभूत सिद्धांत दिए गए थे, जो थ्योरी
थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग बुक आई थी रंगनाथन की 1938 के अंदर, उसके अंदर ये नियम दिए गए थे। तो ये संस्करण सूचीकरण के 9 आदर्शक सिद्धांत यानी 9 नॉर्मेटिव प्रिंसिपल कह सकते हैं आप। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल आदर्शक सिद्धांत, आदर्शक सिद्धांत तथा 4 मूलभूत सिद्धांत पर आधारित था। पहले वाला तो खाली प्रैक्टिकल पर आधारित था और ये आदर्शक सिद्धांत पर आधारित था। और इस आदर्शक सिद्धांत का विवरण रंगनाथन ने अपनी पुस्तक आई थी, और इस आदर्शक सिद्धांत का विवरण रंगनाथन की पुस्तक आई थी, एक पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में किया गया। तो ये पुस्तक का नाम याद रखना, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में बुक आई थी, इसमें इस आदर्शक सिद्धांत का विवरण किया गया है। इस द्वितीय संस्करण में वर्गीकृत सूची के साथ साथ क्लासिफाइड कैटलॉग के साथ साथ अल्फाबेटिकल कैटलॉग यानी शब्दकोशी सूची के नियम भी दिए गए थे। दोनों अलग अलग थे, नियम तो दोनों के थे। तो इस संस्करण में वर्गीकृत सूची यानी क्लासिफाइड कैटलॉग तथा अल्फाबेटिकल कैटलॉग यानी शब्दकोशी सूची दोनों के नियम अलग अलग दिए गए थे। दोनों के नियम क्या दिए गए थे? अलग अलग। नियम तो दोनों के थे लेकिन अलग अलग नियम दिए गए थे। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, थर्ड एडिशन के बारे में देखते हैं। ट्रिपल सी का क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का थर्ड एडिशन कब आया था? 1951 के अंदर। थर्ड एडिशन कब आया था? 1951 के अंदर। तो आप तीसरा संस्करण कब आया था? 1951 के अंदर। इसकी कोई खास विशेषता नहीं थी। इसके अंदर भी ये भी ट्रिपल सी के नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन इसके अंदर भी नियम अलग अलग थे, यानी दोनों के, यानी शब्दकोशी सूची तथा वर्गीकृत सूची दोनों के नियम अलग अलग थे। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसा सेकंड में लिखा गया था वैसा ही थर्ड में था। अब देखिए फोर्थ एडिशन आया था 1958 के अंदर। चौथा एडिशन आया था 1958 के अंदर। तो चतुर्थ एडिशन आया था, चतुर्थ संस्करण आया था 1958 के अंदर। ये किस नाम से आया था? इसका नाम इंपॉर्टेंट है। इसका नाम था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड फॉर एडिशनल रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड फॉर एडिशनल रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग नाम से प्रकाशित हुआ था। यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ लगा देना इसके अंदर, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉगिंग, यानी क्लासिफाइड कैटलॉग के साथ इसमें एडिशनल रूल दे दिया डिक्शनरी कैटलॉगिंग। अब की बार साथ साथ कर दिया, यानी इसके कहने का मतलब है कि दोनों का नियम साथ साथ कर दिया। इसमें क्लासिफाइड कैटलॉग और डिक्शनरी कैटलॉग के नियम दोनों के साथ साथ कर दिए गए, यानी दोनों के वर्गीकृत सूची तथा शब्दकोशी सूची दोनों के नियम साथ साथ। तो आपको पूछ सकते हैं कि वर्गीकृत सूची और शब्दकोश सूची दोनों के नियम कब साथ साथ किए गए थे? 1958 के अंदर किए गए थे, और ये
संस्करण, चौथा संस्करण था, इसका नाम क्या था, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, इसका नाम ये था। और वर्गीय सूची तथा शब्दकोश सूची के नियम साथ साथ, ये इसकी विशेषता इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना। और अब देखिए पांचवा संस्करण कब आया था, 1964 के अंदर, लास्ट संस्करण है पांचवा संस्करण। पांचवा संस्करण कब आया था, 1964 के अंदर। तो आप इसका पांचवा संस्करण 1964 के अंदर। तो रंगनाथन ने पांचवा संस्करण कब निकाला था, 1964 के अंदर। ये प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ, ट्रिपल सी के नाम से, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के नाम से प्रकाशित है, नाम से प्रकाशित। इसको प्रकाशित करने का कारण था, इसके अंदर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और डिक्शनरी कैटलॉग कोड दोनों एक साथ, यानी इसके अंदर प्रकाशित करने का, इन्हीं ट्रिपल सी के नाम से प्रकाशित करने का मेन कारण था कि वर्ग ट्रिपल सी के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये पांचों एडिशनों की विशेषता थी, ये पांचों एडिशनों की क्या थी, विशेषता थी। अब आप हेडिंग लगा दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, वो ट्रिपल सी के अंदर अपन देखते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के आगे महत्वपूर्ण बिंदु आप नाम से, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से आप हेडिंग लगा सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। ये सूची संहिता 2 दशकों तक रंगनाथन ने क्या किया था, रंगनाथन ने सर्कुलेशन डिपार्टमेंट और रेफरेंस डिपार्टमेंट यानी संदर्भ विभाग में पाठकों पर निरीक्षण किए गए पर आधारित थी, यानी निरीक्षण करके बनाई थी। पाठकों पर 2 दशकों तक रंगनाथन ने सर्कुलेशन डिपार्टमेंट आदान प्रदान विभाग और रेफरेंस डिपार्टमेंट यानी संदर्भ विभाग में, दोनों में क्या किया गया, निरीक्षण करके ये सूची संहिता 2 दशकों तक निरीक्षण करके बनाई गई थी। इस सूची संहिता में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, इसका अध्याय जी, अध्याय जी क्या करता है, लेखक के नाम को बताता है, लेखक के नाम को, नाम की पहचान करता है, लेखक के नाम को बताता है, लेखक के नाम की पहचान करता है या लेखक के नाम को बताता है। तो आप पहचान कर, आपको पूछ लेगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, इसका अध्याय जी, ट्रिपल सी का अध्याय जी क्या करता है, तो लेखक के नाम की पहचान करता है। और इसका ये अध्याय इसका एक अध्याय जे है, यानी कैपिटल जे है, जो लेखक के नामों की उपकल्पन करता है। क्या करता है, नामों की उपकल्पन करता है, ये भी आप एक पॉइंट याद रखना। और इसका अध्याय ईडी, कैपिटल ईडी क्या करता है, लेखक की शैली को बताता है, शैली को बताता है, लेखक की शैली को बताता है, यानी स्टाइल ऑफ राइटिंग को बताता है, लेखक की शैली को बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप, इसमें किसमें, इस सूची संहिता ट्रिपल सी में, इसमें पुस्तकों सामयिक प्रकाशनों राष्ट्रीय सूची या राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, यानी इसमें पुस्तकों सामयिक प्रकाशन और राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, अनुक्रमणिका यानी इंडेक्सिंग, यानी सारकरण, यानी एब्स्ट्रैक्टिंग, सारकरण यानी सारकरण आदि की, यानी इन सब की एंट्रियां तैयार करने के विस्तृत नियम के दिए गए, आदि की प्रविष्टियां तैयार करने के विस्तृत नियम दिए गए हैं। इसमें क्या दिए गए, विस्तृत नियम दिए गए। तो पुस्तकों सामयिक प्रकाशन और राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, अनुक्रमणिका इंडेक्सिंग तथा सारकरण एब्स्ट्रैक्टिंग और आदि की प्रविष्टियां एंट्री तैयार करने के विस्तृत नियम दिए गए, किसमें, ट्रिपल सी के अंदर। तो आगे महत्वपूर्ण बिंदु में अपन आगे बढ़ते हुए और आगे महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसके अंदर बिब्लियोग्राफिक, यानी जब भी इसकी ट्रिपल सी से एंट्री बनाते हैं
तो मैन एंट्री के अंदर अपन बिब्लियोग्राफिक इनऑफ नहीं दर्शाते हैं। बिब्लियोग्राफिक इनऑफ का मतलब ग्रंथमाला विवरण, यानी उस बुक का पेज संख्या वगैरह, पेज संख्या आदि नहीं दर्शाते हैं, यानी आकार प्रकार, बुक का आकार प्रकार नहीं बताते हैं, उस ग्रंथ का आकार प्रकार नहीं बताते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, बिब्लियोग्राफिक इनऑफ यानी ग्रंथमाला विवरण, इसमें नहीं दर्शाया जाता जब भी अपन ट्रिपल सी से एंट्री बनाते हैं मैन एंट्री के अंदर क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफिक इनऑफ को नहीं दर्शाया जाता है। बिब्लियोग्राफिक इनऑफ मतलब जैसे प्रकाशक विवरण, पृष्ठ संख्या यानी पुस्तक का आकार यानी आकार प्रकार विवरण इसमें नहीं दर्शाया जाता है, मैन एंट्री के अंदर नहीं दर्शाया जाता है। और जैसे प्रकाशक विवरण हो गया, पृष्ठ संख्या हो गया, आकार प्रकार आदि को मैन एंट्री में नहीं दर्शाया जाता। जब भी एंट्रियां बनेगी ट्रिपल सी के द्वारा, उसमें बिब्लियोग्राफिक इनऑफ एंड ग्रंथमाला विवरण को नहीं दर्शाया जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बिब्लियोग्राफिक इनऑफ क्या होता है, तो इसमें आकार प्रकार और प्रकाशक विवरण या पृष्ठ संख्या ये बिब्लियोग्राफिक इनऑफ के अंदर आती है। अब आप देखिए मैन एंट्री का मुख्य सोर्स क्या होता है ट्रिपल सी के अंदर। मैन एंट्री का मुख्य स्रोत, मैन एंट्री का मुख्य सोर्स क्या होता है ट्रिपल सी के अंदर। ट्रिपल सी के अंदर मैन एंट्री का मुख्य सोर्स होता है टाइटल पेज तथा और फ्लो पेज। टाइटल पेज तथा और फ्लो पेज, ये दोनों पेज क्या होते हैं, मैन एंट्री का मुख्य सोर्स होता है। अब टाइटल पेज देखिए, दो प्रकार का टाइटल पेज होता है, वो हम देखते हैं। टाइटल पेज क्या होता है, मुख्य सोर्स होता है, सूचना सोर्स होता है। मैन एंट्री का मुख्य सोर्स क्या होता है, टाइटल पेज होता है। तो टाइटल पेज दो प्रकार का होता है, मुख्य सोर्स दो प्रकार। देखिए टाइटल पेज में कहां से सूचना उठाई जा सकती है, मैन एंट्री में सूचना उठाई जा सकती है, तो दो प्रकार, एक होता है रेक्टो, एक होता है वर्सो। यानी ये टाइटल पेज का अग्र भाग होता है, यानी किसी भी बुक या ग्रंथ के अग्र भाग, यानी किसी भी बुक या ग्रंथ के टाइटल पेज का अग्र भाग, किसी भी बुक या ग्रंथ के टाइटल पेज का पश्च भाग होता है, टाइटल पेज का पश्च भाग होता है। यहाँ से एंट्री उठाई जाती है। तो आपको पूछ सकते हैं कि मैन एंट्री बनाने के लिए टाइटल पेज में से एंट्रियां कहां से, मैन एंट्री बनाने के लिए टाइटल पेज में से सूचना उठाई जाती है, रेक्टो या वर्सो से उठाई जाती है। टाइटल पेज के रेक्टो भाग या वर्सो भाग से उठाई जाती है। तो इस तरह से ये मैन एंट्री के लिए मुख्य सोर्स क्या हो गया, टाइटल पेज होता है। क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैन एंट्री के लिए मुख्य सोर्स क्या होता है, टाइटल पेज का ओवरफ्लो पेज होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ट्रिपल सी के अंदर मैन एंट्री किससे बनती है, कॉल नंबर से बनती है। किससे बनती है मैन एंट्री, किससे बनती है, तो मैन एंट्री ट्रिपल सी में कॉल नंबर से बनती है। कॉल नंबर से बनने के बाद मैन एंट्री क्या कहलाती है, इसकी अंकीय प्रविष्टि कहलाती है। ये भी आप एक नोट कर लेना। अब देखिए कॉल नंबर से मैन एंट्री बनने के कारण, यानी कॉल नंबर से मैन एंट्री बनने के कारण क्या होता है, बनने के कारण, तो कॉल नंबर किससे बनते हैं, वर्गीकरण से बनते हैं। तो मैन एंट्री में कॉल नंबर कहां पे यूज लिए जाते हैं, मैन एंट्री का सूचीकरण करने के लिए कॉल नंबर यूज लिए जाते हैं, यानी कॉल नंबर यूज लिए जाते हैं। तो कॉल नंबर यूज लेने के कारण मैन एंट्री के बनाने के कारण, कॉल नंबर से मैन एंट्री बनाने के कारण सूचीकरण तथा, यानी सूचीकरण तथा वर्गीकरण, यानी कैटलॉगिंग तथा क्लासिफिकेशन क्या होगी, सहजीवी होगी, यानी एक दूसरे से डिपेंडेबल होगी, सहजीवी है, एक दूसरे पे क्या होगी, डिपेंडेबल होगी। वर्गीकरण तथा सूचीकरण क्या होगे, सहजीवी है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें चेन प्रोसीजर होता है, एक चेन प्रोसीजर द्वारा क्या किया जाता है, क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। इस कारण से ये
क्लास इंडेक्स बनाई जाती हैं। ये प्रोसेसर, चैन प्रोसेसर क्या हो गया, पूर्ण यांत्रिक विधि हो गया, एक तरह से क्या होगी, मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। इसका दोष यही है, ट्रिपल सी का दोष यही है कि काफी समय से ये अपडेट नहीं हुई है, टाइम के साथ चली नहीं ये पत्ती, और यानी ये कोड क्या चले, सिद्धांत क्या, संहिता सूची संहिता क्या टाइम के साथ चली नहीं, और ये नॉन बुक मटेरियल को नियम प्रदान नहीं करती है। लेकिन इसका एक अध्याय है 5A, कौन सा अध्याय आप नोट कर लेना, 5A अध्याय के अंदर बताया गया है कि 5A अध्याय के अंदर ये बताया कि भविष्य में जब फ्यूचर में नॉन बुक मटेरियल के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया, यानी खाली स्थान छोड़ा गया है, यानी स्थान छोड़ा गया नॉन बुक मटेरियल के लिए 5A चैप्टर के अंदर, जब भी नॉन बुक मटेरियल के नियम दिए जाएंगे उसके अंदर लिखे जाएंगे। तो ये थी ट्रिपल सी हमारी पूरी हो गई। अब हम देखते हैं इसके बाद चैन प्रोसीजर, क्या देखते हैं, चैन प्रोसीजर। अब आप हेडिंग लगा दीजिए श्रृंखला प्रक्रिया यानी चैन प्रोसीजर। चैन प्रोसीजर इसलिए मैं अपन एंट्रियां बनाने से पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी वो चैन प्रोसीजर से ही बनेगी, इसलिए सबसे पहले श्रृंखला प्रक्रिया समझ लेते हैं, यानी श्रृंखला प्रक्रिया, यानी आप हेडिंग लगा दीजिए चैन प्रोसीजर। चैन प्रोसीजर श्रृंखला प्रक्रिया क्या होती है, जब अपन मैन एंट्री बनाते हैं ना, मैन एंट्री बनती है कॉल नंबर से, कॉल नंबर से बनने के कारण वो क्या होगी, कृत्रिम भाषा में होगी। अब कॉल नंबर क्या होता है, एक तरह से कृत्रिम भाषा में हो गया, तो मैन एंट्री कॉल नंबर से बनने के कारण पाठक को समझने में असमर्थ होता है, पाठक उसको समझने, क्योंकि पाठक को ज्ञान नहीं होता है कि अंकों का ज्ञान नहीं होता है, तो उसको समझाने के लिए, पाठक को मार्गदर्शन करने के लिए अपन क्या करते हैं, चैन प्रोसीजर द्वारा उस कॉल नंबर को क्या करते हैं, वापस उसमें चैन प्रोसीजर द्वारा कॉल नंबर को कृत्रिम भाषा में होते हैं उसको वापस प्राकृतिक भाषा में लाने का काम करते हैं, यानी उसको शब्दकोशीय भाषा में लाते हैं, अंकों से वापस शब्दों में लाने का काम कैसे करते हैं, चैन प्रोसीजर से। इसके लिए अंकों में लाने के लिए रंगनाथन ने हमें चैन प्रोसीजर यानी एक श्रृंखला प्रक्रिया बताई है, उस प्रोसेस के द्वारा अपन उसको अंकों से वापस उसको किस में लाएंगे, प्राकृतिक भाषा, शब्दकोशीय भाषा में, वहां से अपन चैन प्रोसीजर के लिए हेडिंग प्राप्त करेंगे, और उसके द्वारा हम फिर क्या करेंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, यानी CIE बनाएंगे, वर्ग निर्देशी प्रविष्टि का निर्माण करेंगे। वो किससे होगा, चैन प्रोसीजर। चैन प्रोसीजर एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिक विधि है, जिसके द्वारा अपन श्रृंखला प्रक्रिया यानी जिसके द्वारा अपन हेडिंग प्राप्त करेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री के लिए। तो चैन प्रोसीजर को अवधारणा रंगनाथन ने 1938 में दी थी, तो आपको पूछ ले तो चैन प्रोसीजर की अवधारणा यानी श्रृंखला प्रक्रिया की अवधारणा रंगनाथन ने 1938 में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग बुक में दी थी। कौन सी बुक में दी थी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बुक में दी थी, तो आप ये नोट कर लीजिए। अब बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, श्रृंखला प्रक्रिया क्या होती है, देखिए श्रृंखला प्रक्रिया यानी चैन प्रोसीजर। श्रृंखला प्रक्रिया किसी भी पुस्तक के क्लास नंबर या वर्ग संख्या में प्रदत्त अंक या प्रयुक्त अंकों को प्राकृतिक भाषा या शब्दकोशीय भाषा में अनुवाद करना या शब्दकोशीय भाषा में वापस लाना, ये क्या हो गया, चैन प्रोसीजर हो गया, यानी श्रृंखला प्रक्रिया हो गई। श्रृंखला प्रक्रिया किसी भी पुस्तक के क्लास नंबर या वर्ग संख्या क्लास नंबर में प्रदत्त या प्रयुक्त अंकों को प्राकृतिक भाषा में अनुवाद करना या उनको प्राकृतिक भाषा में कन्वर्ट करना, यानी कृत्रिम भाषा से वापस कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों पाठक उस अंकों को समझने में असमर्थ होता है, पाठक को समझाने के लिए, पाठक के मार्गदर्शन के लिए ये एंट्री बनाई जाती है। और इस क्लास श्रृंखला प्रक्रिया से कौन सी एंट्री का निर्माण होता है, वो होता है क्लास इंडेक्स एंट्री। जब आप एंट्रियों के टाइप पढ़ेंगे तब आपको और समझा दूंगा, अभी तो आप इतना समझ लो कि चैन प्रोसीजर से कौन सी एंट्री का निर्माण होता है, तो क्लास इंडेक्स एंट्री का यानी वर्ग निर्देशी प्रविष्टि एंट्री का निर्माण होता है। तो आपने नोट कर लिया होगा
अब चयन प्रोसीजर में रंगनाथन ने अलग अलग टाइप की 5 टाइप की कड़ियां या लिंक्स का यूज किया। उन लिंक्स के बारे में एक एक के बारे में देखते हैं। देखिए कौन कौन सी लिंक्स का यूज किया। जैसे पहली लिंक थी फॉल्स लिंक, जिसको मिथ्या कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ्या कड़ी। अब देखिए मिथ्या कड़ी क्या कहते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। मिथ्या कड़ी का मतलब जिसका, यानी जिस कड़ी का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी इसमें कौन से सम्मिलित होते हैं? कौन कौन? जैसे जो लिंग या कड़ी किससे समाप्त होती हो? योजक चिन्ह से समाप्त होती हो। योजक चिन्ह से समाप्त होने वाली कड़ियां किसमें आएंगी? फॉल्स लिंग के अंदर आएगी। योजक चिन्ह यानी कोमा हो गया, कॉलन हो गया, इन्वर्टेड कोमा हो गया और सेमी कोमा हो गया। इस तरह से ये योजक चिन्ह जितने भी हो गए वो फॉल्स लिंग के अंदर आएंगे। तथा दशासमंत पर समाप्त होने वाली कड़ियां, दशासमंत पर समाप्त होने वाली जितनी भी कड़ियां होती हैं वो भी किसमें आती हैं? 0A 0B। ये दशासमंत के कनेक्टिंग सिंबल हो गए। इस तरह से आपको कहीं मिले इस तरह से कड़ियां समाप्त होने वाली होगी तो वो किसमें आएंगी? फॉल्स लिंग के अंदर आएगी। तो फॉल्स लिंग आपको समझ में आ गया होगा। यानी जिस कड़ी का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे योजक चिन्ह पर समाप्त होने वाली कड़ियां होगी, दशासमंत पर समाप्त होने वाली जितनी भी कड़ियां होती हैं वो फॉल्स लिंग के अंदर आती है। दूसरा लिंग होता है साउट लिंग। यानी ऐसा लिंक या ऐसी कड़ी जिस पाठक द्वारा पाठ्य सामग्री खोजने की संभावना क्या हो? पूर्ण संभावना, लगभग 100% संभावना हो। ऐसी कड़ी जिसमें पाठक द्वारा पाठ्य सामग्री खोजने की पूर्ण संभावना हो, यानी 100% संभावना लगभग 100% संभावना हो, तो वो किसमें आता है? साउट लिंक के अंदर आता है। अब तीसरा लिंक देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। तीसरा देखिए अनसाउट लिंक होता है। अनसाउट इसका रिवर्स हो गया। ऐसी कड़ी या ऐसा लिंक जिसमें पाठक द्वारा पाठ्य सामग्री को खोजने की संभावना क्या हो? लगभग नगण्य हो, यानी ना के बराबर हो। यानी तीसरा कौन सा हो गया? अनसाउट लिंक। साउंड लिंक यानी अखोज कड़ी। नाम से ही पता चल रहा है आपको इसकी डेफिनेशन, यानी संभावना क्या हो? ना के बराबर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पाठ्य सामग्री खोजने की संभावना ना के बराबर, ना के बराबर। तो ये किसमें आता है? अनसाउंड लिंक के अंदर। चौथा लिंक आता है सूडो लिंक। सूडो लिंक यानी कृत्रिम लिंक, यानी कृत्रिम कड़ी। कृत्रिम कड़ी यानी सूडो लिंक, यानी ऐसा लिंक या ऐसी कड़ी, ऐसा लिंक या ऐसी कड़ी जिसका समापन यानी ऐसी कड़ी या ऐसा लिंक जिसका समापन बुक नंबर से होता हो, यानी ग्रंथ संख्या से होता हो। यानी जो भी बुक नंबर से समाप्त होंगे वो किसमें जाएंगे? सूडो लिंक के अंदर। एक लास्ट लिंक है जो हमें रिक्त लिंक कहते हैं उसको, यानी रिक्त कड़ी कह सकते हैं या मिसिंग लिंक कह सकते हैं। पांचवा है लास्ट, क्या है? मिसिंग लिंक। क्या है? मिसिंग लिंक। रिक्तता कड़ी यानी ऐसी कड़ी या ऐसा लिंक जो क्या करता है? श्रृंखला में रिक्तता दर्शाता है या रिक्त पदों को दर्शाता है, वो किसमें आता है? मिसिंग लिंक के अंदर आता है। तो ये 5 प्रकार की कड़ियां हो गई। अब हम श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा यानी चयन प्रक्रिया द्वारा हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाना सीखते हैं। सीआई पहले बनाना देख लेते हैं, ताकि आपको जब भी मैं एंट्रियां पढ़ाऊंगा, जब मैं टाइप्स ऑफ एडेड एंट्रियां पढ़ाऊंगा, उसमें क्लास इंडेक्स एंट्री बताऊंगा, उसमें फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, फिर मैं चयन प्रोसीजर यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ बढ़ाना, फिर वहां पे मैं डायरेक्ट एंट्री में चयन प्रोसीजर उतारना बता दूंगा। तो आप देखिए, आप हेडिंग लगा दीजिए श्रृंखला प्रक्रिया की विधि। श्रृंखला प्रक्रिया की विधि क्या हेडिंग लगा दीजिए? श्रृंखला प्रक्रिया
विधि, यानी चयन प्रोसीजर की विधि होगी। अब देखिए किसी भी क्लास नंबर या कॉल नंबर से शीर्षक प्राप्त करने के लिए, यानी शब्दों में इस कॉल नंबर को लाने के लिए हमारे पास 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, किसी भी क्लास नंबर को या क्लास नंबर से विशेष शीर्षक प्राप्त करने के लिए जो सब्जेक्ट हेडिंग होती है, विशेष शीर्षक प्राप्त करने के 6 चरण है। अपन इन 6 चरणों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और सीआई एंट्री बना देखते हैं, फिर मैं वो भी आपको क्लास इंडेक्स एंट्री के साथ में बता देता हूँ। अब देखिए 6 चरण पढ़ते हैं अपन चयन प्रोसीजर के 6 चरण, श्रृंखला प्रक्रिया विधि के 6 चरण कौन से हैं वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अपन के पास प्रेसिडेंट इंडियन हिस्ट्री नाम से कोई बुक आई है, टाइटल के नाम से, जो पब्लिकेशन ईयर है उनसे 1957 इसके दे रखे हैं, और इसका अपने कॉल नंबर बना के रखा है कि 97 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया बुक के अंदर, बुक फॉर्मूला में हमने जमा दिया। अब देखिए इसका पहला चरण कहता है कि श्रृंखला, यानी जितने भी इसके नंबर है उसके क्लास नंबर को एक चयन प्रोसीजर यानी श्रृंखला प्रक्रिया में रखना है, यानी ऊपर से नीचे तक पूरे को खोलकर एक श्रृंखला प्रक्रिया में रखना है। पहला चरण हो गया। देखिए हमने श्रृंखला प्रक्रिया क्रम वी को रखा पहले, फिर V4 को, फिर V44, प्रत्येक को अलग अलग, प्रत्येक अंक को क्या रखना? श्रृंखला प्रक्रिया के रूप में रखना, यानी पहला चरण। फिर V44 पर कोमा को भी बताया, फिर V44, 1 को बताया, फिर V44, N97 को बताया। फिर इसका द्वितीय चरण है कि प्रत्येक इस अंक के आगे इक्वल टू का निशान लगाते हुए, यानी इक्वल टू का चिन्ह लगाते हुए इनको कृत्रिम भाषाओं की इसमें जन भाषा में कन्वर्ट करना है, यानी सीसी के द्वारा। जैसे सीसी में किसके लिखा? वी को क्या लिखा? हिस्ट्री लिखा, इसको जन भाषा में इक्वल टू का निशान लगाते हुए, यानी इक्वल टू का चिन्ह लगाते हुए, यानी द्वितीय चरण। V4 को एशियन हिस्ट्री, V44 को इंडियन हिस्ट्री, V44 कोमा यानी कनेक्टिंग सिंबल हो गया, और V44, 1 यानी प्रेसिडेंट इंडियन हिस्ट्री, और V44, 1 N97 जो बुक नंबर पे समाप्त होने वाले में पहले ही बताया था वो सूडो के अंदर चला जाएगा। तीसरा चरण है इसका, 2 चरण खत्म होगी। तीसरा चरण है इन इक्वल टू के चिन्ह के को, पहले इक्वल टू चिन्ह को दूसरे इक्वल टू चिन्ह को से जोड़ने के लिए डाउनवर्ड एरो का प्रयोग करेंगे। किसका? डाउनवर्ड एरो को। जैसे देखिए दूसरे को तीसरे जोड़ने के लिए, तीसरे इक्वल टू को चौथे से जोड़ने के लिए, चौथे को 5 से जोड़ने के लिए डाउनवर्ड एरो को दोबारा इनको जोड़ेंगे। ये कौन सा चरण हो गया? ये तीसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया। अब देखिए चौथा चरण है इसका, इन सबको क्या करेंगे? लिंक के द्वारा बताएंगे कि साउट लिंक कौन सा है, लिंक के द्वारा इनको जमाएंगे। जैसे साउट लिंक कौन सा, अनसाउट लिंक कौन सा है, फॉल्स लिंक कौन सा है, इसमें सूडो लिंक कौन सा, मिसिंग लिंक कौन सा, इसके द्वारा बताएंगे। जैसे देखिए वी इन हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री क्या है? साउट लिंक। अब इसमें साउट लिंक तथा अनसाउट लिंक को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फॉल्स लिंक को पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो कनेक्टिंग सिंबल से जुड़ा रहता है, योजक चिन्ह या दशा संबंध से जुड़ा रहता है, इसलिए आप उसको देखकर भी बता सकते हैं। तो इसको इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको देखकर बता सकते हैं इसको भी। जैसे साउट लिंक, साउट लिंक क्या होता है? जैसे साउट लिंक से अपन जिसमें बुक की खोजने की क्या होती है? 100% संभावना होती है, पाठक द्वारा 100% खोजने की संभावना होती है, वो साउट लिंक में अंदर आता है। जैसे हिस्ट्री नाम से ये बुक आई है, प्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री नाम से जो भी पाठक आएगा पुस्तकालय बुक को खोजेगा, तो खोजने की संभावना क्या होगी? 100%। तो ये किसमें चला गया? साउट लिंक के अंदर। इसी तरह देखिए V4 इसमें एशियन हिस्ट्री के अंदर, एशियन हिस्ट्री अनसाउट लिंक में गया। क्यों गया अनसाउट लिंक में? क्योंकि पुस्तक की खोजने की संभावना न के बराबर है। कोई हमारा पाठक इंडिया के अंदर एशियन हिस्ट्री नाम से, प्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री है तो इंडिया का प्रेसिडेंट, वो एशियन हिस्ट्री नाम से बुक नहीं सर्च करेगा, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट किसकी बुक आई थी? प्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री के नाम से आई थी। इंडिया का प्रेसिडेंट है और उसकी बुक है, इसलिए उस नाम से आई थी, इसलिए एशियन हिस्ट्री नाम से बुक खोजने की संभावना बिल्कुल की ना के बराबर होगी, नगण्य होगी। तो ये किसमें चला गया? अनसाउट लिंक के अंदर चला गया। फिर देखिए V44 इंडियन हिस्ट्री, ये चला गया साउट लिंक के अंदर। साउट लिंक क्योंकि इंडिया हिस्ट्री नाम से बुक खोजने की संभावना 100%, क्योंकि इंडिया का प्रेसिडेंट है तो इंडिया हिस्ट्री के नाम से पाठक बुक को खोजेगा, 100% संभावना है, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर चला गया। फिर देखिए V44 कोमा से जुड़ा है, कनेक्टिंग सिंबल से जुड़ा हुआ, तो किसमें चला जाएगा? फॉल्स लिंक यानी मिथ्या कड़ी के अंदर चला गया। फिर देखिए V44, 1 प्रेसिडेंट इंडियन हिस्ट्री, यानी इंडिया का प्रेसिडेंट है, इंडियन हिस्ट्री नाम से बुक है, तो खोजने की संभावना क्या? 100% है, तो खोजने की 100% संभावना यानी साउट लिंक के अंदर चला गया। फिर V44, 1 N97 सूडो लिंक के अंदर चला गया।
यानी बुक नंबर है, बुक नंबर से खोजने की कोई संभावना नहीं होती है। यानी जो लिंक बुक नंबर पे समाप्त होता है वो किस में चला जाता है, सूडो लिंक के अंदर चला जाता है। अब पांचवा चरण कहता है, पांचवा चरण ये कहता है जो साउट लिंक यानी खोज घड़ी प्राप्त हुई है उनको उल्टे क्रम में नीचे से लिखते हुए कैपिटल लेटर में लिखते हुए पांचवे कड़ी बनाएंगे। यानी जैसे देखिए पर्सनल इंडियन हिस्ट्री, इसको ऊपर लिखेंगे, सबसे ऊपर टॉप पे लिखेंगे, पहले साउट लिंक इसको बनाएंगे और इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और फिर देखिए इस 2 नंबर इसको लिखेंगे, 3 नंबर इसको लिखेंगे। जैसे देखिए पर्सनल इंडियन हिस्ट्री तो कैपिटल में लिखा पर्सनल इंडियन हिस्ट्री और नीचे से उल्टा यानी चौथे के इस उल्टे क्रम में द्वितीय का उल्टा क्रम बनाएंगे। वापस देखिए द्वितीय का उल्टा क्रम, जैसे देखिए जो सीसी से हमने इसकी जनमानस भाषा प्राप्त की, उस जनमानस भाषा को वापस उल्टे क्रम में और कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जो साउट लिंक है उसको उल्टे क्रम में लिखेंगे। और सेकेंड हो गया देखिए इंडियन हिस्ट्री, साउट लिंक हो गया इंडियन हिस्ट्री, उसको अपन ने लिख दिया इंडियन हिस्ट्री। फिर देखिए लास्ट लिंक है साउट लिंक है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को हमने लिख लिया। और छठा चरण है, अंतिम चरण है, अपन इस जो भी ये 3 हेडिंग प्राप्त हुई है ना हमें, तो इन शीर्षक हेडिंग के द्वारा हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। वो छठा चरण हो गया। तो आप याद रखना 5 चरण भूल मत जाना, ये 6 चरण होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 6 चरण होते हैं। आप गलती से भी 5 चरण मत करके आना। छठा चरण क्लास इंडेक्स एंट्री वाला होता है। ये शीर्षक हेडिंग के द्वारा क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। जितने साउट लिंक प्राप्त होते हैं ना किसी भी टाइटल के द्वारा उतनी ही क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है। तो इसमें कितने साउट लिंक प्राप्त हो गए, 3 हो गए, तो 3 एंट्री बनेगी, इसके अंदर 3 एंट्री बनेगी। तो मैं एक बार आपको क्लास इंडेक्स एंट्री बना के बता देता हूँ, एक लिंक के द्वारा यानी एक इसके द्वारा, मैं इस टाइटल के द्वारा आपको क्लास इंडेक्स एंट्री यानी शीर्षक हेडिंग के द्वारा आपको क्लास इंडेक्स एंट्री बना के बता देता हूँ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। और छठा चरण बताता हूँ मैं। तो देखिए इस टाइटल का छठा चरण होगा, ये क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई, बना के बता देता हूं। अब क्लास इंडेक्स एंट्री के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं ना। क्लास इंडेक्स एंट्री यानी क्लास वर्गीकृत सूची, और ये चैन प्रोसीजर के द्वारा ही बनती है। तो इसलिए मैंने पहले चैन प्रोसीजर पढ़ाया आपको, फिर अब क्लास इंडेक्स एंट्री बना के बताता हूँ। इसमें क्या है, पहला पार्ट है इसका, पहला इसके सेक्शन है लीडिंग सेक्शन। क्या है लीडिंग सेक्शन? दूसरा है सेकंड सेक्शन, और तीसरा है इंडेक्स नंबर। तो इसके 3 सेक्शन होते हैं। और लीडिंग सेक्शन में क्या आता है, जो हमने हेडिंग प्राप्त की है ना चैन प्रोसीजर के द्वारा, हेडिंग प्राप्त की है यानी हेडिंग प्राप्त की है, वो इसमें लिखी जाए श्रृंखला प्रक्रिया के द्वारा, यानी जो चैन प्रोसीजर द्वारा हेडिंग प्राप्त की वो इसमें लिखा जाएगा। और सेकेंड सेक्शन में क्या आएगा, डायरेक्टिंग वर्ड आएगा, शब्द, या फिर आप निर्देशांक शब्द कह सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टिंग एलिमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तत्व, डायरेक्टिंग एलिमेंट या निर्देशांक शब्द भी कह सकते हैं इसको, इसके अंदर आएगा। और थर्ड सेक्शन के अंदर इंडेक्स नंबर आएगा। जो हमने हेडिंग क्या प्राप्त की थी, अभी हेडिंग हमने प्राप्त की थी, पहले देखिए प्रेसिडेंट इंडियन हिस्ट्री, यही हमने हेडिंग प्राप्त की थी। तो ये हेडिंग कैपिटल लेटर में कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखी जाएगी लीडिंग सेक्शन में। और इसका हमने फिर इसके अंदर सेकंड सेक्शन डायरेक्टिंग वर्ड आएगा कि फॉर द डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास इस सब इंडिविजुअल इन दिस क्लास, इस तरह से फोर्थ वो मैं डायरेक्ट एलिमेंट अभी लिख के वो पूरा बता दूंगा आपको। और फिर तीसरे नंबर पर आएगा इंडेक्सिंग नंबर डायरेक्टिंग एलिमेंट से 4 अक्षर की जगह छोड़कर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में 4 अक्षर की जगह छोड़कर यहाँ लिखा जाएगा। तो इसका हमने क्या प्राप्त किया था, V441, यही तो इंडेक्सिंग नंबर था इसका। आप देखना, नोट करना, प्रेसिडेंट इंडिया हिस्ट्री के लिए V4441 था। तो ये यहाँ पे 4 अक्षर की जगह छोड़कर V4441 लिखा जाएगा। तो अभी एक बार लिख पूरा बता देता हूँ, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। अब देखिए छठा चरण के अंदर क्लास इंडेक्स एंट्री में मैंने बताया था, ये क्या लीडिंग सेक्शन हो गया, ये लीडिंग सेक्शन हो गया, यानी लीडिंग सेक्शन हो गया। तो इसमें क्या आएगा, जो सब्जेक्ट हेडिंग चैन प्रोसेस हमने प्राप्त की वो आएगी इसके अंदर। तो क्या प्राप्त की थी, प्रेसिडेंट इंडियन हिस्ट्री, ये पूरा कैपिटल लेटर में लिखना, ये लीडिंग सेक्शन। और लीडिंग सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन से। कल हम एंट्री पढ़ेंगे तो वो आपको पूरा समझा दूंगा, एंट्रीज पढ़ेंगे। अभी हमें एंट्री पढ़नी बाकी है। अभी तो मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको चैन प्रोसीजर के साथ में ये क्लास इंडेक्स एंट्री समझ में आया कैसे बनाते हैं।
और सेकंड सेक्शन के अंदर मैंने बताया था आपको डायरेक्टिंग एलिमेंट लिखा जाता है। डायरेक्टिंग एलिमेंट क्या होता है? फॉर द डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉगिंग अंडर द क्लास नंबर, है ना। ये पूरा डायरेक्टिंग एलिमेंट कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्टिंग एलिमेंट कहलाता है इसको, या डायरेक्टिंग वर्ड कहते हैं। और इसके बाद 4 अक्षर की जगह छोड़कर क्या लिखा जाता है? इंडेक्स नंबर लिखा जाता है। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री के 3 पार्ट हो गए, रीडिंग सेक्शन, दूसरा सेकंड सेक्शन, तीसरा इंडेक्सिंग नंबर। इंडेक्सिंग नंबर 4 अक्षर की जगह छोड़कर क्या पे लिखे? V441 यानी राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कितने अक्षर की जगह छोड़कर लिखा जाता है। तो ये हमारा आज क्लास इंडेक्स एंट्री भी पूरी हो गई। ट्रिपल सी के अंदर हमने ट्रिपल सी के 5 प्रकार भी पढ़ लिए, और हमने सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड भी पढ़ा था। और अब कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडेड एंट्रियों के प्रकार पढ़ेंगे और मेन एंट्री और एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेन एंट्री और एडेड एंट्रियों के टाइप्स पूरे कल हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।